चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारी फर्स्ट क्लास है और मुझे पढ़ाना है ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस, चूँकि यूपी पीसीएस के लिए ज्योग्राफी पढ़ानी है तो यूपी पीसीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे प्रीलिम्स में और क्या मेंस में। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे सिलेबस और फिर हम थोड़ा सा एक टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी और ये यूपी पीसीएस फोकस्ड होगा। बाकी ज्योग्राफी है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, किसी स्टेट पीसीएस को देंगे तो ज्योग्राफी का सिलेबस वही रहेगा। ठीक है, सॉरी। तो चलिए देखिए, यूपी पीसीएस का हम पैटर्न देख लेते हैं और सिलेबस देख लेते हैं। यूपी पीएससी का पैटर्न और सिलेबस क्या है, तो देखिए 3 प्रमुख चरण होते हैं। यूपी पीसीएस की बात करें तो 3 प्रमुख चरण हैं। एक होता है प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं और बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न आते हैं। दूसरी है मुख्य परीक्षा, जो लिखित प्रकार की परीक्षा होती है। तीसरा है साक्षात्कार इंटरव्यू, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, अब देखिए जो आपका प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जिसे हम बोलते हैं जीएस फर्स्ट, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। एक होता है हमारा जीएस सेकंड पेपर जिसे हम बोलते हैं सी सैट। ठीक है, तो जो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र होता है, जीएस का फर्स्ट पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और टाइम है 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का समय होता है आपके पास और 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं। ये जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, यही आपकी मेरिट बनाता है, यही आपको मेंस में क्वालिफाई करके ले जाता है। जो सेकंड पेपर है जिसे आप सी सैट बोलते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, मतलब इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं, बहुत मेहनत नहीं करनी है। सी सैट का बस आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देख लेने हैं और थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, इसमें लोग पास हो जाते हैं। आपको जो फोकस करना है, जो आपका मेन है, वो है जीएस फर्स्ट पेपर, क्योंकि इसी से आप पास होंगे तो मेंस देंगे। देखिए दोनों पेपर में माइनस मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग है। अगर एक आपका प्रश्न गलत हो जाता है, एक उत्तर गलत हो जाता है, तो आपका 1/3 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3 नंबर कट जाएगा। पेपर सेकंड वही लिखा है, अर्हक पेपर है। न्यूनतम योग्यता इसमें कितनी है, 33%। सिर्फ एक क्वालिफाइंग है, पास करना है बस। अब देखिए मेंस की हम बात कर लेते हैं, मेंस का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखो मेंस में आपके कितने हैं, टोटल 8 पेपर हैं। एक पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का पहला, दूसरा पेपर होगा निबंध का। 4 पेपर आपके जीएस के हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। ठीक है, एक आपका ऑप्शनल फर्स्ट, एक ऑप्शनल सेकंड, मतलब एक ऑप्शनल पेपर आपको लेना है, उसमें आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। हिंदी जो है 150 नंबर की है, निबंध भी 150 नंबर का है, बाकी आपके सारे पेपर 200-200 नंबर के हैं। समय सभी के लिए 3 घंटे है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जीएस प्रथम प्रश्न पत्र किसका है, प्रीलिम्स का है। ये प्रारंभिक परीक्षा का है, प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जीएस फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं। यही आपकी मेरिट बनाता है, यही क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस, इसमें नंबर अच्छे लाएंगे तो आपको मेंस देंगे आप। देखिए क्या है इसमें, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, यही वाला पार्ट हम कवर करेंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का कैसा, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, इकोनॉमिक्स है, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी इसमें है। ठीक है, और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान भी है। तो ये आपका यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का सिलेबस है और इसमें आप यूपी स्पेशल ऐड कर लीजिए, कुछ यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं, और पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, जनसंख्या और नगरीकरण भी ऐड कर लीजिए, जनसंख्या नगरीकरण। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएस फर्स्ट। जीएस सेकंड हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा, और जिसको भी अगर चाहिए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं आपको सारे मतलब पूरा सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये हमारी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। अभी हमने जो ये डिस्कस किया है ये क्या है, प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट है। ठीक है,
और ये हमारा मेंस का जीएस फर्स्ट है। हम मेंस का जीएस फर्स्ट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसी में हमारा ज्योग्राफी है जो हमको पढ़ाना है, भूगोल है, ठीक है। तो ये देखो आप देख लो, संस्कृति है, इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम, ये भी हिस्ट्री है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण और पुनर्गठन, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी इसमें, भारतीय समाज भी आएगा, ठीक है, ये भारतीय समाज का टॉपिक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, ये सब आपका समाज का टॉपिक है। ये हमको कवर करना है। क्या है, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भारत के सामुद्रिक संसाधन, मानव प्रवास, विश्व शरणार्थी समस्याएं, ठीक है, सीमांत तथा सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। तो ये भूगोल वाला जो टॉपिक है ये हम आपको कवर कराएंगे। अभी देखिए ये यूपी स्पेशल है, ठीक है, ये जीएस मेंस के प्रथम प्रश्न पत्र में आएगा, जीएस मेंस का फर्स्ट पेपर जो है यूपी स्पेशल है। ये उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, यूपी का जो भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, उसकी जलवायु कैसी है, वन वन्य जीव, खदान, खनिज, सिंचाई स्रोत, ये सब यूपी के बारे में आपको स्पेशल पढ़ना होगा। चलिए, ये तो हमारा हो गया था सिलेबस। हमको कवर करना है ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। फिर हम ब्रह्मांड कवर करेंगे, फिर उसके कुछ आज क्वेश्चंस करेंगे, फिर ब्रह्मांड के बाद हम आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे, ठीक है, तो आपको इजी रहेगा। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ठीक है। अब ब्रह्मांड है क्या, क्या होता है यूनिवर्स, ठीक है। तो जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, अभी हम देखेंगे एक एक करके गैलेक्सी क्या होती है। तो गैलेक्सी हैं जो आकाश गंगाएं हैं, अनंत आकाश गंगाओं, सभी आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक छोटे से अणु से लेकर, इसका नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को, विशाल आकाश गंगाओं के, छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड बोलते हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है ब्रह्मांड, कहाँ से आया है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, इसके उत्पत्ति विषयक सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से ब्रह्मांड बना है, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो उत्पत्ति विषयक सिद्धांत कौन कौन से हैं इसके, देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत में कुछ, पहला है आपका महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थियरी। दूसरा है स्फीति सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी, स्फीति मतलब इन्फ्लेशनरी थ्योरी, ठीक है, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। तीसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत। चौथा है आपका दोलन सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है ये बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है, स्टडी स्टेट थ्योरी एंड पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। अब देखो ये तीनों हमको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सबसे मान्य जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है हमारा महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आते हैं और यही हमको पढ़ना भी है। तो हम पढ़ रहे हैं बिग बैंग थ्योरी। उतना ही पढ़ो जितना काम का है, सिर्फ ये समझ लेना है कि इतने इतने प्रकार के सिद्धांत हैं
बाकी हमको पढ़ना है बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि यही सर्वमान्य सिद्धांत है। तो देखो, सबसे पहले तो ये सर्वमान्य सिद्धांत है, और ये क्या कहता है, ये सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और ये क्या कहता है, ब्रह्मांड कैसे आया है, तो ये कहता है कि आज से लगभग कितना, आज से लगभग 13.8 13.8 अरब वर्ष पूर्व, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व सब कुछ, जितना भी हमको अपने चारों तरफ दिखता है और जो नहीं भी दिखता है, जो पूरा यूनिवर्स है, पूरे विश्व को, पूरे यूनिवर्स को आप समेट दीजिए, कंप्रेस कर दीजिए। जिस प्रकार से एक गुब्बारा फूला हुआ होता है, ठीक है, बैलून, उसको आप कंप्रेस कर दीजिए, दब जाएगा। उसी प्रकार से पूरे यूनिवर्स को, जो हमको दिखता है, जो नहीं भी दिखता है, बहुत सी चीज़ें हमको यूनिवर्स में तो दिखती नहीं है, यहाँ से सिर्फ हमको स्टार तारे दिखते हैं, तो पूरे यूनिवर्स को समेट दीजिए और क्या, कहाँ पे ले आइए, एक छोटे से ऊर्जा के गोले के रूप में ले आइए दबाकर। तो क्या कह रहे हैं कि लगभग 13.8 वर्ष पूर्व सिर्फ एक ऊर्जा का गोला था, ठीक है। तो आज से लगभग 13.8 वर्ष पूर्व सब कुछ, सब कुछ का मतलब पूरा ब्रह्मांडीय पदार्थ, सब कुछ एक ऊर्जा के गोले के अंदर केंद्रित था, ठीक है। यानी कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व सब कुछ, पूरा ब्रह्मांडी पदार्थ एक ऊर्जा के गोले के अंदर केंद्रित था। कुछ लोग कहते हैं कि ये गोला कितना बड़ा था, मटर के आकार, मटर के दाने के आकार का, ठीक है। संपूर्ण ब्रह्मांडी पदार्थ है ये, और चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांडी पदार्थ इसमें केंद्रित था, तो इसका तापमान बहुत अधिक था और इसका प्रेशर, दाब भी बहुत अधिक था। इसका तापमान और दाब बहुत अधिक हो गया, तो एक समय ऐसा आया, चूंकि ये बहुत संकेंद्रित पिंड था, तो इसका तापमान और दाब बढ़ता जा रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि जब ये और अधिक संकेंद्रण बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इस बिंदु को, ये जो ऊर्जा का गोला है, ठीक है, मान लो ये ऊर्जा का गोला है, तो इस गोले को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है विलक्षणता का बिंदु। जिसका तापमान और दाब बहुत अधिक है, उसको बोला गया है विलक्षणता का बिंदु। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, तो ये है विलक्षणता का बिंदु। इसमें तापमान और दाब का जब अत्यधिक संकेंद्रण हो गया, अत्यधिक संकेंद्रण हो जाने से क्या होता है कि अब और ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे आप एक बैलून को दबाते जाइए तो एक सीमा तक तो वो दबेगा, और एक ऐसी सीमा आएगी, एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके बाद और अधिक बैलून नहीं दबेगा, वो फट जाएगा, विस्फोट कर जाएगा। उसी प्रकार से इस विलक्षणता के बिंदु, मतलब ऊर्जा के गोले में क्या हुआ कि बहुत अधिक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये फट गया, विस्फोट हो गया। तो ये विस्फोट थोड़ा नहीं था, महाविस्फोट था, ठीक है। ये महाविस्फोट हुआ, इसमें कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, और इसी महाविस्फोट को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग बोलते हैं। इसी महाविस्फोट को हम बोलते हैं बिग बैंग, ठीक है। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, और इस सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। तो देखो, बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था वो थे आपके जॉर्ज लेमेंतेयर। कौन थे, जॉर्ज लेमेंतेयर। और व्याख्या किसने की थी, रॉबर्ट वेगनर ने, रॉबर्ट वेगनर, ठीक है। तो अत्यधिक संकेंद्रण था, इसमें विस्फोट हो गया, इसे बोलते हैं बिग बैंग। इसकी व्याख्या की है जॉर्ज लेमेंतेयर, व्याख्या की है रॉबर्ट वेगनर ने, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जॉर्ज लेमेंतेयर ने, ठीक है। विस्फोट इतना तीव्र था कि एक सेकंड के करोड़वें हिस्से, सोचिए, एक सेकंड ऐसे ही इतना कम होता है, उसके भी करोड़वें हिस्से में असीमित ऊर्जा का प्रसार होता है, और यही ऊर्जा करोड़ों वर्षों में ठंडी होकर एक अणु के रूप में बनती है, एटम के रूप में परिवर्तित होती है। तो जो ये बिग बैंग, जो ये महाविस्फोट हुआ था, इसमें से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकली, और करोड़ों अरबों वर्षों में वही ऊर्जा ठंडी होकर अणु में, एटम में परिवर्तित हो गई, ठीक है। इसी से सब कुछ बना है,
और इसी अणु से संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ, जीव जंतु, गैस आदि के बादल बने हैं। तो इसी अणु से संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ बना है, संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ बना है। तो बिग बैंग हुआ तो असीमित मात्रा में ऊर्जा निकली, ठीक है, असीमित मात्रा में ऊर्जा निकली और इस ऊर्जा से ही अरबों वर्षों में क्या बना है, एक अणु बना है, ठीक है, और इसी अणु से संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। 100 अरब कौन है, गैलेक्सी हैं, लगभग हैं, ठीक है, और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। हमारा सूर्य जो है ना वो एक तारा है, तो कह रहे हैं कि सूर्य के जैसे लगभग 100 अरब तारे मिल जाएं तो उसे एक गैलेक्सी कहेंगे, लगभग की बात है। और इसी प्रकार की 100 अरब गैलेक्सी मिल जाएं, उतना बड़ा है ये ब्रह्मांड हमारा, ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ और क्या उसमें गैसों के बादल भी इसी से बने हैं, गैसों के बादल, ठीक है। तो किसके बादल बने हैं, गैसों के बादल। संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ इसी ऊर्जा से बना है और इसी में गैस के बादल भी बने हैं। और इन गैस के बादलों को क्या कहा जाता है, इन्हीं गैस के बादलों को कहा जाता है नेबुला, जिसको हिंदी में बोलते हैं निहारिका, ठीक है। तो निहारिका क्या है, निहारिका हाइड्रोजन और हीलियम के गैस के बादल हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो गैस बहुत बड़ी मात्रा में, जब देखिए जब विस्फोट हुआ था तो ऊर्जा निकली थी, वही ऊर्जा ठंडी हुई तो अणु बनी है, उसी ऊर्जा से गैसें बनी हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम की जो गैस थी वो जब आपस में करीब आए गैस के बादल, तो जब करीब आ गए हैं, सिकुड़ने लगे हैं, तो जो संरचना बनी है उसको हम निहारिका या नेबुला कहते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये गैलेक्सी है, ये क्या है, ये सब हैं गैस के बादल आपके, ठीक है, ये हैं गैस के बादल और इसी को हम बोलते हैं निहारिका, निहारिका या नेबुला, ठीक है। तो ये है हमारी नेबुला, गैस के बादल हैं। धूल धुंध गैस के बादल, और इसी नेबुला को हम क्या बोलते हैं, इसी नेबुला को हम कहते हैं सौर मंडल का जनक। सौर मंडल का जनक कौन है, यही नेबुला है, इसी नेबुला को कहते हैं सौर मंडल का जनक। अब देखो ये जो बादल बने थे, ये क्या हुआ, ये बादल बन गए हमारे, ठीक है, बहुत से, इसी को हम बोलते हैं नेबुला। अब ये जो बादल बने थे, ये हाइड्रोजन के बादल आकार में और बड़े होते चले गए, ठीक है। तो ये बादल आकार में बड़े होते चले गए, साइज में बड़े होते चले गए, और बड़े होते चले गए तो इनके केंद्र में दबाव बढ़ता चला गया। जब बादल का आकार बढ़ता जाएगा तो केंद्र में दबाव भी बढ़ता जाएगा, और केंद्र का दबाव इतना बढ़ गया कि ये दबाव कितना पहुंच गया, हजारों डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, हजारों डिग्री सेंटीग्रेड। इनके केंद्र जो बादल थे, बादल के केंद्र का तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। अब इतने तापमान में क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो गई। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या है, ये आप सभी को पता है कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है। हाइड्रोजन का किस में कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन हीलियम में, और प्लस अपार ऊर्जा निकलती है, अपार ऊर्जा और प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो जब
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अब देखो क्या हुआ था, फिर से समझो। एक छोटा सा गोला था जिसे हम विलक्षणता का बिंदु पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहते हैं, उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया, ऊर्जा निकली। फिर ऊर्जा करोड़ों अरबों वर्षों में ठंडी हुई और उसी ऊर्जा से गैस के बादल बने, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल। यही हाइड्रोजन के बादल सॉरी, जब आकार में बड़े होते चले गए तो उनके केंद्र में दाब बढ़ता चला गया और दाब इतना बढ़ गया कि हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। फिर क्या होता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इतने टेम्परेचर पे नाभिकीय संलयन में क्या हुआ, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हुआ और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश निकला। और इसी को हम क्या बोलते हैं सॉरी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टार, सूर्य। हमारा जो सन है वो क्या है, वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हुआ है। तो अब क्या हो गया, तारे का जन्म हो गया। तारे का जन्म, हमने कहा था ना अभी कि देखो ये जो नेबुला है, ये बादल हैं, इसी में अभिक्रिया हो रही है, तो ये सौर मंडल का जनक हो गया। तो तारे का जन्म हो गया। अब कालक्रम में यही तारे, कालक्रम में अरबों तारों का जन्म हुआ। अभी एक तारे का जन्म आपने देखा, फिर अरबों तारों का जन्म हुआ, अरबों तारों का जन्म हुआ। और यही अरबों तारे जब करीब आ गए, करीब आने लगे, तो करीब आकर विभिन्न आकृतियों में जुड़ने लगे, करीब आने लगे और विभिन्न आकृतियों में जुड़ने लगे, विभिन्न आकृतियों में जुड़ने लगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जब विभिन्न आकृतियों में तारे जुड़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा, इसी को हम बोलते हैं गैलेक्सी। अभी हमने बताया था ना कि लगभग 100 अरब तारे मिले हैं तो गैलेक्सी बनी है, और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो वही चीज़ यहाँ आ गई कि पहले एक तारा बना, फिर कालक्रम में समय बढ़ता गया तो तारे की संख्या बढ़ती गई और बहुत से तारे हो गए, अरबों तारे हो गए। और ये तारे जब करीब आने लगे तो एक स्ट्रक्चर बना, आकृति बनी, जिसको हम बोलते हैं आकाशगंगा या गैलेक्सी। तो देखिए ये आपकी है गैलेक्सी, ये जो है ना, ये है आपकी गैलेक्सी, इसको हम बोलते हैं गैलेक्सी, सॉरी इसको हम बोलते हैं गैलेक्सी, आकाशगंगा। ये हमारी आकाशगंगा। देखो जो चमकदार पार्ट आपको इसमें दिख रहा है ना, वो तारे हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है। तो ये एक गैलेक्सी है और इसमें अरबों तारे हैं। तो आकाशगंगा हम लोगों ने बना ली है, ठीक है। अब इसी प्रकार जो हमारी आकाशगंगा है, जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिसमें हम लोग हैं, तो हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, ठीक है, बचपन में ही पढ़ा होगा, मंदाकिनी, या इसे हम बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे या मंदाकिनी, ठीक है। अब देखो, अब इसी आकाशगंगा में पहले तो है अरबों तारे मिले हैं तो आकाशगंगा बनी, लेकिन अरबों तारों में कुछ तारे ऐसे भी होंगे जो सुंदर आकृतियों में जुड़े होंगे। तो इसी आकाशगंगा के अरबों तारों में कुछ तारे जो सुंदर आकृतियों में जुड़ते हैं, जो सुंदर आकृतियों में जुड़ते हैं, जो सुंदर आकृतियों में जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं तारामंडल, तारामंडल या नक्षत्र मंडल या नक्षत्र बोलते हैं। और कंस्टलेशन ऑफ स्टार, कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल क्या है, सप्तऋषि मंडल 7 तारे हैं जो एक सुंदर आकृति में हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं तारामंडल, नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है, कंस्टलेशन ऑफ स्टार। जैसे सप्तऋषि मंडल, हाइड्रा, हरक्यूलिस, सेंटारस। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंटारस है, ठीक है। अब चलो मंदाकिनी के बारे में कुछ देख लेते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी, सबसे पहले तो इसकी परिक्रमा, मंदाकिनी हमारी जो गैलेक्सी है उसका जो केंद्र होता है, उस केंद्र की परिक्रमा करने में, केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग
25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, मतलब कि जो हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करने में हमारे सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। इसका आकार कैसा है? इसका आकार है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, ठीक है। एक होता है इलिप्टिकल, ठीक है, अंडाकार, एक होता है सर्पिलाकार स्पाइरल, ये है स्पाइरल, और एक होता है अवबाकिया नियमित आकार, इरेगुलर आकार की होती है मंदाकिनी। 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं इसकी, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, ठीक है। लगभग 1 खरब तारे हैं। सबसे करीब की हमारी आकाशगंगा की सबसे करीब की दूसरी आकाशगंगा कौन सी है? सबसे करीब की दूसरी आकाशगंगा वो है एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा, दूसरी आकाशगंगा एंड्रोमेडा। इसके केंद्र को, जिसे हम बोलते हैं बल्ज, बल्ज, केंद्र में एक ब्लैक होल पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है। ब्लैक होल ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसका आकर्षण बल, उसका घनत्व तो इतना अधिक होता है कि वो अपने आप से प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। तो जब प्रकाश ही वापस नहीं जाएगा तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं तारे का जन्म कैसे होता है। तो तारे का जन्म कल की क्लास में देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। देखिए, ये जो गैलेक्सी है ना, ये हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है। ये देखिए 10 सन लिखा है ना, ये सूर्य है हमारा। ये सूर्य कहाँ है? यहाँ पर है सूर्य, देखो बहुत छोटा सा सूर्य है। तो एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे होते हैं। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी में लगभग खरबों तारे हैं। तो ये क्या है? हमारा ये जो केंद्र है गैलेक्सी का, यहाँ ब्लैक होल हमको नहीं दिखेगा, ठीक है, प्रकाश ही नहीं पास होने देता, तो दिखेगा कैसे? तो ये सूर्य, इसका चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लेता है। ये है ब्लैक होल, यहाँ दिखाया गया है आपको समझने के लिए, जबकि ब्लैक होल दिखता कभी नहीं है, ठीक है। ब्लैक होल देखो, ग्रह को, तारे को निगलता हुआ दिखाया गया है सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, ज्वालामुखी विस्फोट, सीधा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। बिग बैंग थ्योरी, सीधा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, कैसी है? सर्पिल आकार की है, अभी हमने देखा है, ये एग्जाम भी दिया है, यूपीपीसीएस प्री 2001 में आया है। तारे का रंग सूचक है, हमने कहा ना तारा में क्या होता है? प्रकाश निकलता है, तो रंग किसका सूचक होगा? उसके टेम्परेचर का, ताप का सूचक है। वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु की दशा को ग्रसित होते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा, कल की क्लास में पढ़ेंगे। ब्लैक होल, ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने, कल की क्लास में पढ़ेंगे। वैसे आज ये क्लास हम और लंबी करने वाले थे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया आज की क्लास के लिए, ये तो सब कल की क्लास में होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। अब सिलेबस तो डिस्कस हो गया, अब हमको क्लास लेनी है, ठीक है, थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे, आपका सिलेबस कवर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।